हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टॉफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है अपनी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसकी जो यूनिट 4th है उसके चैप्टर नंबर 1 जो हीगल से संबंधित है उसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और इससे पहले मैं 1st से लेकर यूनिट 3rd तक की वीडियोस भी बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4th के 1st चैप्टर के 3rd पार्ट की, जो कि अपना होगा हीगल से संबंधित, लेकिन हीगल का एक सिद्धांत जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। हीगल का द्वंद्वतावाद सिद्धांत, मतलब हीगल का द्वंद्ववाद सिद्धांत भी इसे बोल सकते हैं, हीगल का द्वंद्ववाद का विचार भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कलेक्ट करेंगे। बाकी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हीगल का द्वंद्ववाद का विचार जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे और इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन भी बना चुका हूँ। बाकी उसके बाद हमने आदर्शवाद का जो विचार था उसके बारे में भी जाना था जो हीगल ने बताया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप आदर्शवाद के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। पहले आपको उदारवाद के बारे में लिखना होगा, फिर उससे रिलेटेड ठीक है आपको आदर्शवाद के बारे में लिखना है। मतलब थोड़ा अपोजिट है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जो आदर्शवाद है वो उदारवादी का अपोजिट है। ठीक है, तो उदारवादी के बाद आप आदर्शवाद के बारे में लिखोगे जो कि हीगल ने बताया था। बाकी उदारवाद को वो नहीं मानते थे। फिर उसके बाद आता है द्वंद्ववाद का विचार या सिद्धांत। तो हीगल का द्वंद्ववाद का सिद्धांत या विचार वो हम देखेंगे। तो देखो, हीगल का द्वंद्ववाद का विचार उसके सभी महत्वपूर्ण विचारों में से एक प्रमुख विचार है। हीगल ने बहुत सारे विचार रखे हैं, लेकिन द्वंद्ववाद का जो विचार है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हीगल के अन्य विचारों में से। दूसरी बात करते हैं, ये विश्व इतिहास की सही व्याख्या करने का सबसे अधिक सही उपकरण है। अगर विश्व मतलब इतिहास की सही से व्याख्या करनी है तो सबसे बढ़िया उपकरण है द्वंद्ववाद का विचार। ठीक है, यह द्वंद्ववाद। हीगल ने इस उपकरण की सहायता से अपने दार्शनिक चिंतन को एक नया रूप दिया। ठीक है, जो भी हीगल एक दार्शनिक चिंतन है तो उसको एक नया रूप देने का एक ये विचार क्या देता है, उसको हेल्प करता है हीगल को। इसी विचार के कारण हीगल को राजनीतिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण जगह मिली है। हीगल का द्वंद्ववाद जो प्राथमिक महत्व का है, ठीक है, हीगल का जो द्वंद्ववाद का विचार है वो प्राथमिक महत्व का है, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब है। हीगल की प्रसिद्ध पुस्तक साइंस ऑफ लॉजिक में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, द्वंद्ववाद के बारे में अगर जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें साइंस ऑफ लॉजिक नाम की एक जो पुस्तक है जो हीगल के द्वारा लिखी गई है, तो उसको आप रीड करके इसके बारे में द्वंद्ववाद के विचार के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डीप में कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हीगल के अनुसार अंतिम सत्य बुद्धि यह विवेक है, इसलिए इसके विकास की प्रक्रिया को द्वंद्ववाद का नाम दिया गया है। ये पूरी बुद्धि से संबंधित एक पुस्तक है और अगर आप द्वंद्ववाद के बारे में जानते हो तो इससे आपकी बुद्धि का ही विकास होता है और सत्य भी प्रकट होता है। हीगल ने इस शब्द को यूनानी भाषा के डायलेक्टिक जो कि डायलेगो, ठीक है, डायलेगो से निकला है, इसका अर्थ लिया गया है। डायलेगो का अर्थ वाद विवाद या तर्क वितर्क करना होता है। ठीक है, एक तरीके से डिबेट आप इसे कह सकते हो। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने किया था। इस पद्धति का प्रयोग करके वह अपने विरोधियों के द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करके, ठीक है, मतलब इस पद्धति का जो प्रयोग है उस अगर वो करते हैं तो उसके द्वारा वह अपने विरोधियों के द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करते हैं। जो भी उनके विरोधी है या फिर जो उनके तर्क के वितर्क करते हैं ना, उनके विरोध करके तथा उनका समाधान करके उनको सॉल्यूशन करके अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता था। उस समय सत्य की खोज वाद विवाद के द्वारा ही की जाती थी। ठीक है, अगर सत्य की खोज करनी है तो वाद विवाद के द्वारा ही की जाती थी और इसके लिए द्वंद्ववाद का सिद्धांत भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, या इसके जो विचार थे उसका प्रयोग किया जाता था। हीगल ये पद्धति प्लेटो के माध्यम से पहुंची है। हीगल तक ये जो पद्धति है वो कहाँ तक, किसके थ्रू पहुंची है, प्लेटो के थ्रू। ये जो प्रक्रिया थी यूनानी दर्शन में प्रचलित थी। यूनानी दार्शनिक जो थे उन्होंने इस प्रक्रिया का प्रयोग राजनीति में ही किया। यूनानी विचारकों के अनुसार
राजतंत्र अपने प्रतिवाद के रूप में निरंकुश शासन में बदल जाता है। ठीक है, यूनानी विचारकों के अनुसार राजतंत्र अपने प्रतिवाद के रूप में निरंकुश मतलब ऐसा शासन जिस पर अंकुश नहीं लगाया सकता उसमें बदल जाता है। जब निरंकुशवाद अपने चरम शिखर मतलब सबसे ऊपर शिखर पर पहुंच जाता है तो इस प्रतिवाद का नाश होकर लोकतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, फिर इसकी किसकी स्थापना हो जाती है? लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। जब वो अपने चरम शिखर पर पहुंच जाता है तो इस जो प्रतिवाद है उसका नाश होकर लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। यूनानी विचारक द्वंद्ववाद को तिहरी प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, तिहरी प्रक्रिया मतलब ऐसी प्रक्रिया जो चलती रहती है लेकिन इसमें 3 चीज़ें शामिल होती है। उनके अनुसार राजतंत्र पहले कुलीन तंत्र में और बाद में लोकतंत्र में बदल जाता है। लोकतंत्र पहले अधिनायक तंत्र में था तथा बाद में ये राजतंत्र में बदल जाता है। हुई ना 3 प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया निरंतर क्या होगी? लगातार चलती रहती है। हिगल ने इस त्रिमुखी प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए इसे राजनीतिक क्षेत्र की बजाय जीवन के सभी पहलुओं क्षेत्रों में लागू कर दिया। उसने इस प्रक्रिया के 3 तत्व प्रतिवाद और संवाद बताए। वाद, प्रतिवाद और संवाद बताए। ये 3 तत्व थे इस प्रक्रिया के, ये आपको याद रखने। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाद और प्रतिवाद और संवाद। उसका कहना था कि प्रत्येक विचार और घटना परस्पर 2 विरोधी नीतियों वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से उत्पन्न होती है और इन दोनों के सत्य तत्वों को ग्रहण करके एक नया रूप जन्म लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं? संवाद कहते हैं। संवाद जो है वो प्रतिवाद और वाद का मिक्सअप है। ठीक है, मिक्सचर है। ये वाद और प्रतिवाद दोनों से श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें दोनों के गुण क्या होते हैं? अंतर्निहित मतलब शामिल होते हैं। ठीक है, वाद और प्रतिवाद जब मिल जाते हैं, दोनों के गुण अगर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? संवाद बन जाता है। ये आपको याद रखना है। कालांतर में ये वाद बन जाता है। वहीं त्रिमुखी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। ये तीनों चलते रहते हैं। हिगल का कहना है कि ये निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। ये आगे बढ़ती चली जाती है। ये सदैव विकास के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ने वाली होती है। ये विकास की ओर बढ़ती है, ना कि पीछे की ओर जाती है। इस प्रकार हिगल ने द्वंद्ववाद के यूनानी राजनीतिक सिद्धांत के सार्वभौमिक रूप प्रदान किया है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया वो सबके लिए है। हिगल के अनुसार ये प्रक्रिया जीवन के सभी क्षेत्रों में चलती है। ठीक है, हिगल के अनुसार वाद किसी वस्तु का होना या अस्तित्व का होना, वो अस्तित्व को स्पष्ट करता है कि किसी कोई वस्तु है रियलिटी में, उसको स्पष्ट करता है कौन? वाद। अब बात करें दूसरे की, प्रतिवाद, जो वह नहीं है उसको सिद्ध करता है। इस प्रकार वाद में ही प्रतिवाद के बीज निहित होते हैं। जब होना या ना होना परस्पर मिलते हैं, मतलब है भी और नहीं भी है आपस में, मतलब उलझन हो जाती है कि ये चीज़ है भी लेकिन नहीं भी है, तो संवाद का जन्म होता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? वाद और प्रतिवाद के जो गुण होते हैं वो निहित होते हैं। तो होना और ना होना जब ये आपस में मिल जाते हैं तो संवाद बन जाता है। क्योंकि होना क्या प्रकट करता है? वाद, और ना होना प्रतिवाद, और दोनों होना या ना होना वो संवाद है। ठीक है, इस तरह की जो प्रणाली है संसार की सभी वस्तुओं और क्षेत्रों में मिलती है। इस प्रणाली पर संसार का निरंतर विकास हो रहा है। ठीक है, इस प्रणाली पर संसार का जो निरंतर विकास है वो बढ़ता चले आ रहा है। हिगल ने गेहूं के दाने का उदाहरण देते हुए कहा कि दाना एक वाद है और उसको खेतों में बोने से उसका अंकुरित होना, मतलब उसका अंकुरित होना वो प्रतिवाद है। पौधे के रूप में विकसित होने की तीसरी दशा वो संवाद है। ठीक है, क्योंकि दोनों के मिक्सअप से ही क्या बना है? वो पौधा बना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? संवाद हो गया। तो ये अपना क्या था? द्वंद्ववाद का सिद्धांत था या विचार था जो कि हिगल के द्वारा दिया गया था। और हिगल तक ये बात किसने पहुंचाई थी? प्लेटो के थ्रू पहुंची थी। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। बाकी एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। द्वंद्ववाद का जो
विचार था ना, उसकी आलोचना कैसे की गई है। मतलब उसकी आलोचना करना तो हिगल की भी आलोचना करना है, तो हिगल की आलोचना के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।